हेलो दोस्तों, मैं अनिल आर्यभट्ट एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सबको पता है यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चला हुआ है। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध की शुरुआत जो है कैसे होती है। सबसे पहले देखेंगे मैप की सहायता से कि रशिया मैप में कहाँ है और यूक्रेन कहाँ है। इन दोनों की स्थितियाँ देख लेते हैं। जो रेड कलर का ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? यूक्रेन है, सॉरी रसिया है। और ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? यूक्रेन है। ठीक है दोस्तों। पहले थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं इसका। दोस्तों 1917 की बात है। कब की बात है? 1917 की बात है। उस टाइम पे क्या होती है? रूसी क्रांति होती है। क्या होती है उस टाइम पे? रूसी क्रांति होती है। उस टाइम पे बहुत सारे देश मिलकर एक सोवियत संघ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सोवियत संघ का निर्माण करते हैं। सोवियत संघ को यूएसएसआर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूएसएसआर भी कहा जाता है। ये सोवियत संघ में जो यूक्रेन है वो एंट्री करता है 1922 में। कब एंट्री करता है? 1922 में। 1922 से लेकर 1945 तक जो सोवियत संघ है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, बहुत ज़्यादा विकास करता है। इस तरह का विकास आज तक किसी भी देश ने नहीं किया। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे एक और ताकतवर देश है, नाम है यूएसए। क्या नाम है? यूएसए। ठीक है। उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसका एक प्रतिद्वंद्वी तैयार हो गया है इधर। ठीक है। यूएसए के बीच में और रशिया के बीच में, या बोले तो सोवियत संघ के बीच में 1945 से लेकर 1991 तक क्या चलता है? आपस में वर्चस्व की जंग चलती है। क्या चलती है? वर्चस्व की जंग चलती है। इसी को इतिहासकारों ने शीत युद्ध कहा है। क्या कहा इसी को क्या कहा है? शीत युद्ध कहा। ठीक है। 1991 तक आते आते, कब तक? 1991 तक आते आते जो सोवियत संघ है वो आर्थिक रूप से क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा था ये सोवियत संघ में था, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाता है? आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। और यहाँ के जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे जो राज्य थे, ये वाले हैं, यूक्रेन है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, ये क्या करते हैं? आज़ाद होने की आवाज़ उठाते हैं। क्या उठाते हैं? आज़ाद होने की आवाज़ उठाते हैं। तो 1991 में क्या हो जाता है? यूएसएसआर का क्या हो जाता है? यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। यूएसएसआर जो है 15 किसमें? 15 देशों में टूट जाता है। कितने देशों में टूट जाता है? 15। ठीक है। अब 15 देशों में सबसे बड़ा जो देश रहेगा वो रहेगा 70% क्षेत्र के साथ रूस। कौन रहेगा? रूस। और बाकी जो 30% बच गया उसके अंदर 14 देश आ जाएंगे। कितने देश आ जाएंगे? 14। ठीक है। अब इस तरीके से क्या हुआ? पूरा का पूरा क्षेत्र 15 हिस्सों में बंट गया। कितने हिस्सों में बंट गया? 15 हिस्सों में। ठीक है। उनके नाम देख लेते हैं एक बार। बेलारूस है, लातविया है, एस्टोनिया है, यूक्रेन है, मालदोवा है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है। ठीक है। तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है। ठीक है। किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है। ये सारे के सारे किसके थे? इससे यूएसएसआर का हिस्सा था। ये सारा का सारा किसका हिस्सा था? यूएसएसआर का हिस्सा था। ठीक है। अब दोस्तों विघटन होने के बाद रसिया अपना काम करता रहा, ये सभी क्या करने लगे? अपना अपना काम करने लगे। ठीक है। अब इन देशों के को भी क्या हुआ? पैसा कमाने की लालसा हुई, इनके अंदर शिक्षा आई, लोग क्या हुए? जागरूक हुए, अपनी अपनी सुविधाओं के लिए जगह ढूंढने लगे। ठीक है। अब इनका जो झुकाव था वो इस साइड होने लगा। किसकी ओर? पश्चिमी देशों की ओर होने लगा। पश्चिमी देशों में कौन आते हैं? पश्चिमी देशों के अंदर जितने भी यूरोपीय देश हैं, जैसे हमारा इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है। ठीक है। और जो उत्तरी अमेरिका का देश है हमारा यूएसए है। कौन है? यूएसए है। उनकी और इनका झुकाव होने लगा। यूएसए भी इनको रशिया से अलग करना चाहता था। ठीक है। अब रशिया को ये चीज़ जो है पसंद नहीं आई। रशिया को ये जो बात है वो पसंद नहीं आई। ठीक है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, समय जो है 1991 से लेके 2014 तक पहुंच गया। कहाँ तक? 2014 तक पहुंच गया। अब इस समय में यूएसए ने बहुत सारे देशों को अपनी ओर कर लिया। जितने भी यूएसएसआर से अलग हुए देश थे उनके ऊपर यूएसए का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहने लगा। ठीक है। वो भी उसी की ओर झुकने लगे। तो धीरे धीरे चलता रहा। 2014 में आने के बाद क्या होता है? उस
जो यूक्रेन है उसका जो राष्ट्रपति है वो क्या है, वो चेला है किसका, वो किसका चेला है, वो रसिया का चेला है। ठीक है, वो किसका चेला है, रसिया का चेला, और ये रसिया की हर एक चीज़ मानता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगा, उस रसिया की मानने वाले राष्ट्रपति का यूक्रेन में विरोध होने लगा। क्या होने लगा, विरोध। ठीक है, और विरोध कौन लोग कर रहे थे, जो यूक्रेनियन भाषा बोलते थे वो लोग क्या करने लगे, विरोध करने लगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये हिस्सा है, ये वाला जो किससे लग रहा है, यूक्रेन से, सॉरी रसिया से लग रहा है, इस हिस्से में रशियन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। क्या कौन रहते हैं, रशियन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उनको कहा जाता है रशियन सेपरेटिस्ट। क्या बोला जाता है इन्हें, रशियन सेपरेटिस्ट बोला जाता है। ये जो है किसी भी काम में रसिया की हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, रसिया की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और इसी का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। ठीक है, रसिया भी क्या करता है, इनको सपोर्ट करता है, और यूक्रेन के अंदर आंतरिक अशांति फैलाता है। क्या फैलाता है, आंतरिक अशांति फैलाता है, और यूक्रेन कई बार इसको घेर भी चुका है कि भाई जो रसिया है हमारे लोगों को हमारे खिलाफ ही भड़का रहा है। तो जो राष्ट्रपति था 2010 से लेके 2014 तक यूक्रेन का, वो किसका चिल्ला था, वो रसिया का चला था, या कह सकते हैं इसकी कठपुतली था। किसकी कठपुतली था, रसिया की कठपुतली था। उसका रसिया में क्या हुआ, यूक्रेन में बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। क्या होने लगा, यूक्रेन में बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। तो क्या हुआ, 2014 में उसे क्या कर दिया गया, 2014 में उसे राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया, उसका तख्ता पलट कर दिया गया सरकार का। तो यहाँ से जो राष्ट्रपति वो भाग के कहाँ चला जाता है, रसिया में। कहाँ चला जाता है, रसिया में। रसिया से मदद की गुहार लगाता है कि मेरी मदद की जाए, और या फिर हमारा जो आंतरिक मामला उसके अंदर क्या किया जाए, हस्तक्षेप किया जाए। बदले में रसिया क्या करता है, बदले में रसिया उसके लिए क्या भेज देता है, सैन्य मदद भेज देता है। क्या भेज देता है, सैन्य मदद भेज देता है। सैन्य मदद भेजने के बाद वो क्या करता है, यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र है क्रीमिया, क्या नाम है इसका, क्रीमिया, इसके ऊपर क्या कर देता है, हमला कर देता है, और इसके ऊपर कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है, इसके ऊपर कब्जा कर लेता है। अब इसके ऊपर कब्जे के बाद यहाँ पे कब्जा हो गया क्रीमिया का, क्रीमिया के ऊपर क्या हो गया, कब्जा हो गया रसिया का। ठीक है, और यहाँ का जो एरिया है बताया था, यहाँ पे क्या रूसी भाषी लोग रहते हैं, रशियन सेपरेटिस्ट बोला जाता है जिन्हें। यहाँ का जो 2 शहर हैं छोटे छोटे, लुहांस्क और डोनेट्स्क, क्या है, लुहांस्क और डोनेट्स्क, इनके ऊपर भी कब्जा कर लेता है, और यहाँ पे भी किसका राज हो जाता है, रसिया का। किसका राज हो जाता है, रसिया का राज हो जाता है। ठीक है, अब इस रसिया के राज होने के बाद, रसिया का राज होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो लोग हैं वो किसके गुण गाने लग जाते हैं, रसिया के गुण गाने लग जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई 2014 की। तो इन दोनों क्षेत्रों को मिला के एक क्षेत्र बनाया गया, नाम रखा गया डोनाबास। क्या नाम रखा गया, डोनाबास। ठीक है, अब इसके अंदर युद्ध छिड़ जाता है भाई, यूक्रेन के और किस किस के बीच में, रसिया के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। तो 2015 में 2000, देखो इससे पहले एक बात और होती है, इससे पहले एक बात और होती है, इससे पहले क्या बात होती है कि जो G8 के सदस्य देश हैं वो रसिया को G8 से बाहर निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, G8 से बाहर निकाल देंगे। अब G8 से बाहर निकालने के बाद जो बच जाएगा वो बच जाएगा G7। कौन बच जाएगा भाई, वो G7। के बाद 2014 से लेके 2020 तक या 2022 तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। ठीक ठाक चलने की मतलब क्या है भाई, उसके अंदर 2014 में सरकार बदल जाती है, एक नया राष्ट्रपति आता है पेट्रोन्स्की। ठीक है, उसके बाद 2020 में सरकार बदलती है, वहाँ पे एक राष्ट्रपति आता है जेलेंस्की। कौन आता है, जेलेंस्की। वो क्या करता है भाई, वो करता है नाटो में घुसने की कोशिश। किस में घुसने की कोशिश करता है, नाटो में। अब नाटो क्या है, नाटो क्या है, नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो है 30 देश हैं। कितने देश है इसके अंदर, 30 देश हैं। अब 30 देशों की एक थ्योरी है। क्या थ्योरी, अगर किसी भी देश ने इन 30 देशों में से किसी एक के ऊपर भी हमला किया तो हमला इन 30 देशों के ऊपर माना जाएगा, या फिर वो हमला अमेरिका के ऊपर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो इसका एक सबसे प्रमुख देश है। ठीक है, तो क्या हुआ 2022 में जो जेलेंस्की है वो पेशकश करते हैं किसके सामने, कि अमेरिका के सामने कि हमें नाटो में एंट्री करवा दो। ठीक है, ये बात जो है रसिया को पसंद नहीं आती। रसिया क्या कर देता है भाई, कहता है कि अमेरिका से ये नाटो में एंट्री नहीं, इसको नाटो में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से
इसी वजह से क्या कर देता है, जो रशियन राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो कहते हैं 2022 में, कब, 22 फरवरी 2022 को, कि जो मिन्स्क समझौता है उसका अभी कोई भी अस्तित्व नहीं बचा, और 24 फरवरी को वो यूक्रेन पर अटैक कर देते हैं। ये थी पूरी कहानी, ठीक। रूस यूक्रेन युद्ध। रूस की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। पश्चिम में कहाँ, यूरोप, इधर से यूरोप है इधर, और इधर क्या है हमारा, रूस है। यूक्रेन बीच में आ गया, इनके कहाँ गया, बीच में आ गया। सोवियत संघ में यूक्रेन 1922 में शामिल हुआ। सोवियत संघ ने 1945 तक बहुत उन्नति की। हालांकि जितना तेज विकास सोवियत संघ ने आज तक किया, इतना विकास किसी ने नहीं किया। 1945 तक आते आते सोवियत संघ तथा यूएसए एक जैसी ताकत बन गए। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वर्चस्व की जंग चल रही थी। देखिए, नॉर्मल सी बात है, अगर दो ताकतवर चीज़ें एक दूसरे के सामने आएंगे तो एक दूसरे क्या रहेंगे, कंपिटिटर रहेंगे। तो उनके बीच में क्या चल रही थी, वर्चस्व की जंग चल रही थी। 1945 से 1991 के बीच इस समय को शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। देखिए, 1945 से और 1991 के बीच में क्या चलता रहा, आपस में वर्चस्व की जंग चलती रही, इसे कहा गया है शीत युद्ध। 1991 तक जाते जाते जो है सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो सोवियत संघ के अलग अलग हिस्सों में आज़ाद होने की आवाज़ बुलंद होने लगती है। तो 1991 तक यूक्रेन पूर्वी सोवियत संघ USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का हिस्सा था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन 15 छोटे छोटे देशों में हो गया, जिसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा बना वो बड़ा रूस, 70% हिस्सा लेकर क्या बन गया, रूस बन गया। सोवियत संघ को ही रूस का नाम दिया गया, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन और रूस ने घनिष्ठ संबंध बनाए रखना जारी रखा। मतलब विघटन तो हो गया, लेकिन फिर भी यूक्रेन और रूस के बीच में अच्छे संबंध रहे। अलग होने के बाद भी यूक्रेन में रूस का प्रभाव काफ़ी हद तक दिखाई देता था। यूक्रेन की सरकार अब भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी। मतलब क्या, देखो, दो देश बन गए, लेकिन फिर भी इसका जो बड़ा देश था रूस था, इसका वर्चस्व इसके ऊपर फिर भी रहा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया, इन राज्यों की, जो छोटे छोटे राज्य की अर्थव्यवस्था बिगड़ती गई, महंगाई बढ़ती गई। अल्पसंख्यक रूसी भाषी लोगों के बहुसंख्यक यूक्रेनी लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी। मतलब क्या, देखो, मैंने बताया था कि इधर वाला हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा है यूक्रेन का, ये हिस्सा जो है रूसी भाषी हिस्सा है। इनकी संस्कृति भी रूस के अंदर ही मिलती है, ठीक है। और ये लोग इनके ऊपर राज करते हैं, तो ये बात इन लोगों को हजम नहीं हुई, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, इनके बीच में, इस देश के अंदर ही, खुद के देश के अंदर विद्रोह होने लगे। ये जो लोग हैं ये पश्चिम देशों की ओर झुकने लगे, ठीक है। अपने विकास के लिए किसकी ओर झुकने लगे, पश्चिमी देशों की ओर झुकने लगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो पश्चिमी यूक्रेन के लोग पश्चिमी देशों की ओर रुख करने लगे। पश्चिमी देशों में अमेरिका जो था प्रमुख देश था। अमेरिका की विचारधारा कैसी है, वो पूंजीवादी विचारधारा है भाई। और रूस की जो विचारधारा वो कैसी है, साम्यवादी विचारधारा रखती है, ठीक है। लोगों की पैसे कमाने की लालसा बढ़ती गई। ये लालसा रूस के साथ रहकर पूरी नहीं हो सकती थी। मतलब उनको पता चल गया था कि रूस तुम लोगों को विकसित नहीं होने देगा, विकास नहीं करने देगा। तो उन्होंने यूरोपीय संघ से संबंध स्थापित करने की कोशिशें की, ठीक है। 1991 से लेकर 2014 तक रूस और यूक्रेन के बीच सब कुछ ठीक चलता रहा। ठीक का मतलब क्या है भाई, जो 1991 से लेकर 2014 तक जितने भी ये छोटे देश थे जो USSR से अलग हुए थे, किससे अलग हुए थे, इनके ऊपर अमेरिका का प्रभाव बढ़ने लगा धीरे धीरे। किसका, USA का। या फिर पश्चिमी देशों का जो प्रभाव है वो क्या करने लगा, बढ़ने लगा, ठीक है। ये चीज़ जो है रसिया को पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। यूक्रेन के रूसी भाषी पूर्वी क्षेत्रों के नेताओं ने विक्टर यानुकोविच 2010 से लेकर 2014 के बीच में जो विक्टर यानुकोविच क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। देखो, ये जो बंदा था ये क्या था, रूसी समर्थक था। क्या था, रूसी समर्थक था, रूसी सरकार के क्या था, कठपुतली था, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग रहते थे यूक्रेन के अंदर, जो रूसी समर्थक लोग रहते थे, वो क्या करते थे, इसके वफादार थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पूरे के पूरे रूस के अंदर आंतरिक अशांति फैल गई, या क्या 2014 में क्या हुए, अशांति पैदा हुई। विक्टर यानुकोविच रूस समर्थक था, ये मैं बता चुका हूँ, क्या था, रूस समर्थक था। यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन होने लगे। लोग यानुकोविच को उखाड़ना चाहते थे भाई, उसको सत्ता से दूर फेंकना चाहते थे, निकाल फेंकना चाहते थे। बहुत दिनों तक संघर्ष के बाद 2002 संघर्ष के बाद 21-22 फरवरी को यूक्रेन में तख्ता पलट गया भाई।
कब की बात कर रहा है? 2014 की। ठीक है, यूक्रेन में क्या हो गया? तख्ता पलट हो गया। यानुकोविच रूस भाग गया, भाई उसको राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया, वो क्या हो गया? रूस भाग गया और रूस से क्या की? हस्तक्षेप की मांग की। ठीक है, रूस ने जो यूक्रेन में तख्ता पलट हुआ उसको कहा कि अवैध है, भाई गलत बात है, जिसके परिणाम स्वरूप रूस ने क्या किया? सैन्य हस्तक्षेप किया। ठीक है, क्या किया उसने? सैन्य हस्तक्षेप किया। रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा कर लिया गया और डोनेटस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। मतलब क्या? देखिए बता देता हूँ एक बार कि ये जो इधर वाला था यहाँ पे तो हमारा क्या है? यूक्रेन था, और ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा हिस्सा किसका ऊपर को विचार है? ये किसका है? रसिया का। तो यहाँ पे एक छोटी सी जगह है, नाम है क्रीमिया। क्या नाम है? क्रीमिया। रूस ने क्या किया? इसके ऊपर हमला कर दिया, भाई इसके ऊपर कब्जा कर लिया। उसके ऊपर बाद एक यहाँ पे दो छोटे छोटे स्टेट हैं, डोनेटस्क और लुहांस्क। क्या है? डोनेटस्क और लुहांस्क। उनके ऊपर भी क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। वैसे देखो जो ये वाली जगह है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कौन लोग रहते हैं? रशियन भाषी लोग रहते हैं, रशियन भाषा वाले लोग रहते हैं, उन्हीं की संस्कृति वाले लोग रहते हैं। इन्होंने भी इसकी क्या की? रसिया की मदद की। इनको क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो दो अलग राज्यों का निर्माण किया और इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? डोनाबास। क्या कहने लगा? डोनबास या फिर डोनाबास कहा जाने लगा। ठीक है, अब दोस्तों इस जो ये मैटर था, रसिया ने हमला किया किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। अब इसके अंदर क्या हुआ? जो G8 जो ग्रुप है, जो संगठन है, 8 देशों का संगठन है G8, उन्होंने क्या किया? रसिया को इससे बाहर कर दिया। G8 से क्या कर दिया? रसिया को बाहर कर दिया और ये क्या बन गया? G7 बन गया। क्या बन गया? ये G7 बन गया। ठीक है, अब डोनाबास में क्या होने लगा? युद्ध होने लगा, बहुत ज़्यादा अशांति फैल गई, बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगे। ठीक है, अब इन चीज़ों से बचने के लिए वहाँ पे क्या हुआ? मिन्स्क समझौता हुआ। क्या हुआ? मिन्स्क समझौता हुआ। ठीक है, तो मिन्स्क समझौते, 2 समझौते थे, तो सबसे पहला समझौता पढ़ लेते हैं। मिन्स्क समझौता प्रथम। क्या है? मिन्स्क समझौता प्रथम। यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगाववादियों ने 5 सितंबर 2014 में, कब? 5 सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में, समझौता कहाँ हुआ था? मिन्स्क में हुआ था। किसकी राजधानी है? बेलारूस की। डेट पूछी जाए तो 5 सितंबर 2014 को हुआ। तो क्या हुआ? वहाँ पे 12 सूत्रीय युद्ध विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की। ठीक है, इस पर रूस यूक्रेन के प्रतिनिधि, किस किस ने साइन किए भाई? रूस ने साइन किए, यूक्रेन के प्रतिनिधियों ने साइन किए। सुरक्षा यूरोप में सहयोग के लिए एक संगठन है, नाम है OSCE। क्या है? OSCE फुल फॉर्म रहेगी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ठीक है, और कौन था इसके अंदर हस्ताक्षर करने वाला? 2 रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं भी थे। क्या थे? नेता भी थे। OSCE क्या है? एक सबसे बड़ा सुरक्षा उन्मुख अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, अब ये समझौता हुआ था, इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत क्या हुआ? जो कैदी आपस में पकड़ लिए गए थे उनका आदान प्रदान करना था, मानवीय सहायता की डिलीवरी थी, भारी हथियारों की वापसी थी। क्या थी? भारी हथियारों की वापसी थी। दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन के बाद यह समझौता टूट गया। भाई देखो थोड़े समय के बाद क्या हुआ? दोनों पक्ष जो है इस समझौते का उल्लंघन करने लगे, फिर से क्या होने लगा? ये फिर से क्या युद्ध होने लगा और ये समझौता क्या हो गया? टूट गया। ठीक है, दूसरा मिन्स्क समझौता क्या था? दूसरा मिन्स्क समझौता क्या था? ये समझौता हुआ था 12 फरवरी 2015 को। समझौता हुआ था 5 फरवरी 2014 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 2014 को। ठीक है, देखिए 12 फरवरी 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता के तहत मिन्स्क 2 या मिन्स्क समझौता 2 शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद एक खुला संघर्ष टल गया। क्या हो गया भाई? उनके बीच में जो संघर्ष चल रहा था वो क्या हो गया? टल गया। इससे विद्रोही क्षेत्रों में लड़ाई को समाप्त करने के लिए समझौता क्यों किया गया था? जहाँ पर विद्रोही क्षेत्र थे वहाँ पर लड़ाई समाप्त करने के लिए, वो जो यूक्रेन की सीमा थी उसको सैनिकों को सौंपने के लिए किया गया था। ठीक है, 2022 की स्थिति देखते हैं दोस्तों। फिलहाल के टाइम पे क्या स्थिति है, कैसे रसिया ने फिर से यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के पीछे की वजह नाटो को माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है? नाटो को माना जा रहा है। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे साल 1949 में क्या किया गया था? शुरू किया गया था, अपनाया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है लेकिन रसिया ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, तो नाटो की जो स्थापना होती है वो ही है 1949 में। मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य देश हैं 30। कितने हैं? 30 सदस्य इसके हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये नाटो बनाने का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य, अगर कोई इन 30 देशों में किसी पर भी आक्रमण करता है तो इन 30 देशों या
अमेरिका जो इसका प्रमुख देश है उस पर आक्रमण माना जाएगा और सभी देश मिलकर क्या कर देंगे, उसके ऊपर हमला कर देंगे। बता चुका हूँ कि जो नाटो है एक सैन्य संगठन है। इसका जो थ्योरी है वो पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि थ्योरी ये है कि इसका जो मुख्य देश है वो क्या है, अमेरिका है। तो इसका मानना है कि अगर कोई भी देश इन 30 देशों में किसी के ऊपर भी हमला कर देता है, किसी प्रकार की कोई चढ़ाई कर देता है, तो ये 30 देश मिलकर उसके साथ क्या करेंगे, जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे। ठीक है। रूस अमेरिका से आश्वासन मांग रहा है। अब देखो रूस क्या चाहता है अमेरिका से, किस वजह से उसने क्या किया, यूक्रेन पे हमला किया है। रूस जो अमेरिका से क्या कर रहा है, आश्वासन मांग रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। हालांकि अमेरिका ऐसा कोई भी आश्वासन देने से इनकार कर रहा है या आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब अमेरिका ने कोई आश्वासन दिया कि हम करेंगे या नहीं करेंगे भाई। इससे देशों के मध्य जो है, इससे यूक्रेन और जो रशिया उसके बीच में क्या हो गया, गतिरोध उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण हजारों जो रूसी सैनिक है यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए हैं। पश्चिमी देशों से संबंध में राहत और अन्य रियायतें प्राप्त करने के लिए रूस यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आक्रमण के कुछ दिन पहले रूस ने आधिकारिक तौर पर डोनेटस्क पीपल्स रिपब्लिक नाम रख दिया, डोनेटस्क का पीपल्स रिपब्लिक, और लुहांस्क पीपल रिपब्लिक पूर्वी यूक्रेन के डोनाबास क्षेत्र में 2 स्वयं घोषित राज्यों की मान्यता दे दी है। मतलब देखो यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे 2 ऐसे क्षेत्र हैं कि नाम क्या है, डोनेटस्क और लुहांस्क। इन दोनों क्या 2 स्वतंत्र राज्य घोषित करवा दिया और इनको मान्यता भी दे दी गई है। तो क्या हुआ, 14 सितंबर 2020 को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, कब 14 सितंबर 2020 को नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार की या मंजूरी दे दी उसे, जो नाटो में सदस्यता के उद्देश्य से नाटो के साथ विशिष्ट साझेदारी के विकास को प्रदान करती है। मतलब इस जो रणनीति या जो या नीति इन्होंने बनाई है, ये किसके लिए बनाई गई है, नाटो में एंट्री लेने के लिए बनाई गई है। तो 21 फरवरी को डोनेटस्क और लुहांस्क गणराज्यों की मान्यता के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सैनिकों को डोनाबास में तैनात करने के निर्देश दे दिए। वहाँ पे रूसी सैनिक भेज दिए, कहाँ पे, डोनेटस्क और लुहांस्क में, जिसे रूस ने शांति मिशन का नाम दिया। देखो था तो ये हमला, लेकिन रूस ने क्या नाम दिया इसे, शांति मिशन। क्या नाम दिया, शांति मिशन संदर्भित किया। रूस की सेना ने कहा कि उसने रूस में सीमा पार करने वाले, उसने कहा कि रूस में सीमा पार करने वाले 5 यूक्रेनी तोड़फोड़ करने वालों को मार डाला है। इस दावे का यूक्रेनी जो विदेश मंत्री हैं दमित्री कुलेबा, कौन है, दमित्री कुलेबा ने जोरदार खंडन किया। उस दिन बाद कई स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स ने पुष्टि की कि रूसी सेना जो है डोनाबास में प्रवेश कर चुकी है। डोनबास में 21 फरवरी के हस्तक्षेप की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने क्या की, व्यापक निंदा की। मतलब देखो भाई हमला कर दिया तो क्या किया, संयुक्त राष्ट्र ने क्या की, भाई बहुत बड़ी निंदा की इसकी। 22 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिन्स्क समझौते को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, या कह दिया कि यह अस्तित्व में अब नहीं है। तो फिर क्या हुआ, 2 दिन के बाद 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग, आशा है कि आप लोगों को ये जो रशिया और यूक्रेन विवाद पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।